अगर आप भी असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी दोनों के रीजनिंग क्वेश्चंस। असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में सबको बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। स्कूल में क्लासेस लगी नहीं और ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ में आया नहीं, पता नहीं बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कल मैंने वीडियो डाली थी कि रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि रीजनिंग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो अभी जाके उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। उस वीडियो में मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए तो वेल एंड गुड, उनको चेक कर लेना, क्योंकि आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर वो क्वेश्चन नहीं किए तो अभी कर लेना, लेकिन करना ज़रूर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, असर्शन दे रखा है और रीज़न दे रखा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेप 1 ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, या फिर एक स्टेटमेंट ट्रू है एक स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाना है। पहले असर्शन को रीड करते हैं। इंडिया कुड नॉट डेवलप इट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द कॉलोनियल रूल। अगर आपने चैप्टर को, टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों? क्योंकि कॉलोनियल रूल के टाइम पे इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप नहीं कर सकता था। जितनी भी पावर्स थी वो सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के किसी भी सेक्टर को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं करते थे, फिर चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो। जब इंडिया कॉलोनियल रूल में था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप नहीं कर सकता था। तो असर्शन क्या हो गया? ट्रू। अब पढ़ते हैं रीज़न। दिस इज़ बिकॉज द कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करती है, वेयर इंडिया वॉज टर्न्ड इनटू एन इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या लिखा है इसमें? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से इंडिया क्या करता था? इम्पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करता था। एंड एन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स टू ब्रिटेन। और जो फिनिश गुड्स थे उनको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करता था। ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे बाहर ब्रिटेन में, और जो उनकी इंडस्ट्री होती थी ना, वहाँ से फिनिश गुड्स बनवा के इंडिया में इंपोर्ट करते थे, ठीक है। तो इंडिया क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम ब्रिटेन एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये स्टेटमेंट गलत है। तो असरेशन क्या था हमारा? ट्रू था। और रीज़न क्या था? फॉल्स था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? असरेशन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट भी फॉल्स निकल जाती है तो ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है या नहीं है। आपका क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पहले असर्शन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ मॉनसून इज़ गुड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी मोर एंड इफ़ मॉनसून इज़ लेस देन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी लेस। अगर मॉनसून अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी मोर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा। इफ़ मॉनसून इज़ लेस, अगर मॉनसून अच्छा नहीं होगा, बारिश अच्छी नहीं हुई है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी लेस, कम होगा। तो इस स्टेटमेंट में तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। असर्शन इज़ ट्रू। रीज़न दे रखा है, एज इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर एडिक्वेट। एडिक्वेट का मीनिंग होता है सफिशिएंट। द एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ एडिक्वेट हैं, सफिशिएंट हैं, द एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून, तो एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड करता है। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ सफिशिएंट मिल जाती हैं तो एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो असरेशन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दे रखा है, मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स है
वर्कफोर्स होता है जो लोग काम करते हैं उनको बोलते हैं वर्कफोर्स। एंगेज इन एग्रीकल्चर, जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज्ड है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हमारी कंट्री के 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन किस में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो एसरेशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। रीज़न पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी देन द टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया। प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर देन द टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर से। ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है। ठीक है, हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो वर्कफोर्स है, वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कम है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है प्राइमरी सेक्टर का। तो इसलिए रीज़न क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है, सर्विस सेक्टर का ज़्यादा है। तो इसमें क्या हो गया, एसरेशन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। इसका भी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। सारे ही सेम ऑप्शन के आंसर आ रहे हैं, क्या हो गया ये। चलो ठीक है, क्योंकि हमारी एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। स्टेप 2 पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैंड सीलिंग एज अ पॉलिसी वॉज फॉलोड इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। लैंड सीलिंग जो पॉलिसी थी वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में फॉलो करी गई थी, चलाई गई थी जब इंडिया को ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट मिल गई थी। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लैंड सीलिंग पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ही चलाई गई थी। सेकंड स्टेटमेंट है, इक्विटी इज कंसीडर्ड अ मेजर गोल इन सेंट्रल इज प्लानिंग। ये सेंट्रल इज प्लानिंग नहीं है, ये सेंट्रल प्लानिंग है। इक्विटी इज कंसीडर्ड अ मेजर गोल इन सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग के बहुत सारे गोल्स, सेंट्रल प्लानिंग के 5-6 गोल्स हैं जिसमें से इक्विटी भी एक मेजर गोल माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो बोथ एसरेशन एंड रीज़न आर ट्रू। अब हमें देखना है कि ये रीज़न है ये असर्शन को एक्सप्लेन करता है नहीं करता। तो इक्विटी में क्या होता है, इसमें होता है इक्वालिटी ऑफ इनकम। ठीक है, जो रिच है और जो पुअर है, जो उनके बीच में इनकम इनइक्वालिटी गैप है ना, उसको कम करना, यानी कि सोसाइटी में इक्वालिटी है, उसके लिए इक्विटी गोल को बनाया गया था। लैंड सीलिंग में क्या था, सीलिंग लगा दी गई थी लैंड के ऊपर कि इतने अमाउंट से ज़्यादा ना किसी भी पर्सन के पास लैंड नहीं होगी। अगर किसी के पास ज़्यादा लैंड है तो गवर्नमेंट उसको ले लेगी और ऐसे लोगों को दे देगी जिसके पास लैंड नहीं है। मतलब कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे ना, उस टाइम पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब लैंडलॉर्ड्स के पास तो लैंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में थी। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास लैंड नहीं थी। तो यहाँ पे भी ना एक गैप क्रिएट हो गया था, इक्वालिटी नहीं थी। लैंडलॉर्ड्स के पास तो बहुत ज़्यादा लैंड थी, अमाउंट ऑफ लैंड थी, लेकिन फार्मर्स के पास नहीं थी। तो इसी गैप को कम करने के लिए, इक्वालिटी को लेके, इक्वालिटी लाने के लिए लैंड सीलिंग पॉलिसी को चलाया गया था। तो लैंड सीलिंग पॉलिसी का क्या मोटिव था चलाने का, इक्विटी। और इक्विटी में भी था कि तो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब 5 क्वेश्चंस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। असर्शन दे रखा है, डेफिशिट डिमांड कॉजेज इन्फ्लेशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। डेफिशिट डिमांड का क्या मतलब होता है कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। डेफिशिट डिमांड से इन्फ्लेशन होती है और फुल एम्प्लॉयमेंट। तो पहले हमें क्या चेक करना है, दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। तो असर्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया, फॉल्स हो गया। रीज़न पढ़ते हैं। When aggregate demand falls short of aggregate supply of full employment, aggregate demand कम है और aggregate supply ज़्यादा है। All goods and services produced in the economy cannot be sold. जितने भी goods and services economy के अंदर produce हुए थे ना, cannot be sold, वो सारे sold नहीं हो सकते। Obviously बात है, नहीं हो सकते। अगर supply ज़्यादा है और demand कम है तो जितने गुड्स बनाए हैं वो तो नहीं हो सकते ना सारे सोल्ड, कुछ गुड्स तो उसमें से बच जाएंगे। तो रीज़न क्या है, ये ट्रू है।
असर्शन फॉल्स है और रीज़न क्या है इसमें, ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टेप 2 पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक स्टेटमेंट इसमें फॉल्स दे रखी है। स्टेप 2 पे हम जब जाते हैं जब हमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू दी जाती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन है एमपीसी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, बिल्कुल सही है। एमपीसी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। कैसे, एमपीसी होता क्या है, चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज आया है उसको बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अगर इनकम इंक्रीज हुई तो कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एक बार इनकम इंक्रीज हुई, कंजप्शन इंक्रीज हो गया। दूसरी बार इनकम इंक्रीज हुई, कंजप्शन इंक्रीज हो गया। लेकिन जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है ना, जो पीपल है, लोगों की वांट्स धीरे धीरे कम होती रहती है, ठीक है। जब पहले इनकम इंक्रीज होती है ना तब वो ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, तो उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे उनकी वांट्स ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो कंज्यूम करते रहते हैं ना, उनकी वांट्स फुलफिल होने लग जाती हैं, फिर वो कंजप्शन कम कर देते हैं। इसीलिए एमपीसी इंक्रीज तो होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। तो असर्शन इज ट्रू। अब रीज़न पढ़ते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैन नेवर बी ज़ीरो, बिल्कुल सही है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कभी ज़ीरो नहीं होता। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी है ना तो वे कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके कंजप्शन करता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। एज मिनिमम एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड फॉर सर्वाइवल इवन एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। अगर इनकम ज़ीरो भी है ना तभी भी वो मिनिमम एक्सपेंडिचर करेगा, इतना एक्सपेंडिचर करेगा मिनिमम जिससे कि वो जी सके, सर्वाइव कर सके। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज ट्रू। अब हमें ये स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 में हमें ये देखना है क्या ये रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। रीज़न हमें दे रखा है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, चाहे लेवल ऑफ इनकम ज़ीरो हो तब भी नहीं होता है। और असर्शन हमें दे रखा है कि एमपीसी इंक्रीजेज होता है डिक्रीजिंग रेट से। दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। क्या आपको लग रही है दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड? नहीं ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and R is not the correct explanation of assertion A. Question number 3 है, buying foreign goods is expenditure from our country. जब हम फॉरेन गुड्स को परचेज करते हैं, उनको बाय करते हैं, तो वो हमारी कंट्री के लिए एक्सपेंडिचर बन जाता है, क्योंकि उन गुड्स के पैसे जिस कंट्री से हम परचेज कर रहे हैं ना उस कंट्री में जाते हैं, एंड इट बिकम्स द इनकम ऑफ दैट फॉरेन कंट्री। तो ये बिल्कुल सही है। जिस कंट्री से परचेज कर रहे हैं ना उस कंट्री के लिए क्या बन जाएगी? वो इनकम। तो असर्शन ट्रू दे रखा है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स और इम्पोर्ट्स डिक्रीजेज द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर कंट्री। जब हम फॉरेन गुड्स को परचेज करते हैं, फॉरेन गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स होते हैं ना उनकी डिमांड कम हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि ये जो रीज़न दे रखा है क्या असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन करता है। तो परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स से क्या होता है, जब फॉरेन गुड्स को परचेज करते हैं ना तभी तो जो फॉरेन कंट्री है उसको इनकम मिलती है। तो ये रीज़न असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्विसेज ट्रेड इंक्लूड्स बोथ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम। सर्विस ट्रेड के अंदर फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम दोनों इंक्लूड की जाती है। फैक्टर इनकम कौन सी होती है? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं ना, उनको अपनी सर्विस देने के बदले में फैक्टर इनकम मिलती है। और नॉन फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो कि इनविजिबल रिसिप्ट से मिलती है, जैसे कि डिविडेंड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट। तो असर्शन यहाँ पे हमें ट्रू दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट है, इनविजिबल इंक्लूड सर्विसेज, ट्रांसफर्स एंड फ्लोज ऑफ इनकम दैट टेक प्लेस डिफरेंट कंट्रीज। इनविजिबल के अंदर सर्विसेज, ट्रांसफ़र और
फ्लो ऑफ इनकम को इंक्लूड किया जाता है जो कि टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, जो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में होती है। तो यहाँ पे रीज़न भी ट्रू है और एसरेशन भी ट्रू है। अब हमें देखना है क्या रीज़न एसरेशन को एक्सप्लेन करता है। तो ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करते हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट। जब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट होती है उससे एक्सपोर्ट राइज होते हैं, एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। डोमेस्टिक करेंसी मतलब रुपी, ठीक है। जब डेप्रीसिएशन का मतलब होता है जो रुपी है ना उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि पहले हम $1 में 70 रुपीज़ देने होते थे, ठीक है। $1 को 70 रुपीज़ से एक्सचेंज किया जा सकता था। अब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट हो गई है तो अब 70 की जगह मान लेते हैं 65 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जिसमें जो डोमेस्टिक करेंसी होती है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब वैल्यू कम हो गई है तो वैल्यू कम हो गई है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? पहले जब $1 को एक्सचेंज करने में 70 रुपीज़ देने होते थे ना, अब सिर्फ 65 देने हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। तो एसरेशन इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक्स डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिवली चीपर। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में अभी समझा हमने कि जब करेंसी डेप्रिशिएट होते तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो रिलेटिवली चीपर हो जाती है अदर करेंसीज से, जैसे कि यहाँ पे डॉलर और रुपये के केस में हुआ था। विच लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, जिससे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एसरेशन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज हो जाते हैं? डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन की वजह से क्यों होते हैं? क्योंकि जो डोमेस्टिक करेंसी होती है वो चीपर हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हों। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और अगर सेम टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको MCQs देखने हैं इंडियन इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स के तो आप इन दोनों प्लेलिस्ट को देख सकते हो।